हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल आरएसबी ऑटोमोबाइल पर। तो आज की वीडियो में हम किसी नई कार का रिव्यू नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम 2020 मॉडल मारुति सुजुकी अर्टिगा का ओनर रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि यार कई लोग सेकंड हैंड मार्केट में ऐसी कार्स की तलाश में होते हैं जो कि उनको अच्छे खासे प्राइस पर मिल जाए, अच्छी खासी माइलेज दे दे, अच्छी खासी सर्विस कॉस्ट पे रहे। और आज की वीडियो में आपको ये सब भी बताएंगे कि 4 साल बाद इस कार के अंदर क्या कुछ दिक्कत आ रही है, क्या कुछ इस कार की परफॉर्मेंस है, और साथ में शोरूम से ही सर्विस कराने पर इसकी क्या कुछ कॉस्ट आने वाली है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इस कार की फ्रंट से। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम इस कार की फ्रंट से। फ्रंट से अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो हमें कुछ इस टाइप की ग्रिड मिलती है। अगर मैं हेडलाइट सेटअप की बात करूं तो इसके अंदर हमें प्रोजेक्टर एलईडी मिलती है, साथ में एक और बल्ब मिलता है और इंडिकेटर भी हमें हैलोजन बल्ब में ही दिए हुए हैं। नीचे की तरफ फॉग लैंप की बात करूं तो फॉग लैंप भी हमें हैलोजन बल्ब के अंदर ही मिलते हैं। आप लोग इसके साइड में ब्लैक कलर की क्लैडिंग देख सकते हो। सेंटर में बात करूं तो हमें बड़ा सारा सुजुकी का लोगो मिलता है। उसके नीचे की तरफ बात करूं तो हमें यहाँ पर नंबर प्लेट एरिया दिया हुआ है, और उसके नीचे की तरफ बात करूं तो यहाँ पर हमें लोअर ग्रिड मिलती है। इसके अंदर कोई भी फ्रंट के अंदर हमें पार्किंग सेंसर नहीं मिलते हैं। बात करूं उसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो इसके अंदर हमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कार की साइड प्रोफाइल से। साइड से आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके की हमें लुक मिलती है। अगर इसके व्हील्स की बात करूं तो इसके अंदर हमें इस वेरिएंट के अंदर अलॉय व्हील्स मिलते हैं ब्लैक कलर के। आगे वाले टायर्स के अंदर हमें डिस्क ब्रेक मिलती है और पीछे वाले टायर के अंदर हमें ड्रम ब्रेक्स ही मिलती है। इसके टायर सेक्शन की बात करूं तो वो है 185/65 R15, यानी कि इसके अंदर हमें 15 इंचेस के व्हील मिलते हैं। DDIS की बैजिंग मिल जाती है जो कि ये शो करता है कि ये डीजल में है। अब बात करूं ORVM की तो ORVM के ऊपर ही हमें इंडिकेटर मिलता है। बॉडी कलर ही है ये, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली ही फोल्डेबल है। डोर हैंडल्स की बात करूं तो डोर हैंडल्स हमें क्रोम फिनिश में मिलते हैं, और साथ में इसके अंदर हमें की होल भी दिया हुआ है लॉक और अनलॉक करने के लिए। अब बात करता हूं इस कार की रियर प्रोफाइल से। रियर से आप लोग देख सकते हो हमें कुछ इस तरीके की लुक मिलती है। यहाँ पर ऊपर की तरफ बात करूँ तो हमें हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है, उसके ऊपर हमें स्पॉइलर भी दिया हुआ है। एंटीना हमें आगे की तरफ ही मिलता है सिंपल वाला। बात करूँ डिफोगर लाइंस और वाइपर की तो इसके अंदर हमें नहीं मिलता। बात करूँ इसके एलईडी लाइट सेटअप की, बात करूँ इसके लाइट सेटअप की तो इसके अंदर हमें एलईडी लाइट्स मिलती हैं, और इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट हमें हैलोजन बल्ब में ही मिलती है। नीचे की तरफ हमें अर्टिगा का लोगो मिलता है। आप लोग सेंटर में देख सकते हो यहाँ पर हमें क्रोम स्ट्रिप के अंदर ये चीज़ भी दी हुई है। यहाँ पर इस तरफ बात करूँ तो स्मार्ट हाइब्रिड की हमें बैजिंग मिलती है, जो कि ये शो करता है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ये कार आती है। पार्किंग सेंसर की बात करूँ तो रिवर्स के अंदर हमें 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो इसके अंदर हमें 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेता हूँ इस कार के बूट स्पेस के बारे में। तो यार देखो 7 सीटर कार है तो इतना ज़्यादा बूट स्पेस तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमें 209 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि मैं ठीक ठाक कहूँगा यार एक 7 सीटर कार होने के बावजूद। क्योंकि 7 सीटर कार होने के बावजूद यार आप लोगों ने और ऐसी कई कार देखोगे जिसके अंदर इससे भी कम बूट स्पेस मिलता है। तो मैं इसको ठीक ठाक डिसेंट सा बूट स्पेस कहना चाहूँगा एक 7 सीटर कार होने के बावजूद। बात करूँ इसके डोर ट्रिम की तो इसके डोर ट्रिम में हमें स्किन कलर की पूरी कंप्लीट मिलती है। यहाँ पर बात करूँ कंट्रोल्स की तो हमें चारों पावर विंडो कंट्रोल मिलते हैं, और ड्राइवर साइड हमें ऑटो अप डाउन वाले फीचर भी मिल जाता है। उसके आगे की तरफ बात करूं तो हमें ORVM कंट्रोल मिल जाते हैं। नीचे की तरफ बात करूं हमें बोतल होल्डर दिया हुआ है, और ऊपर की तरफ हमें जो डोर ओपनर हैंडल है वो क्रोम फिनिश के अंदर देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर की। यहाँ पर स्टीयरिंग के राइट साइड बात करूँ तो यहाँ पर हमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, और उसके साथ हमें हेडलाइट लेवलर दिया हुआ है। ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें ये AC वेंट दिया हुआ है, और आप लोग अब एक कंप्लीट इंटीरियर देख सकते हो। कंप्लीट इंटीरियर हमें कुछ इस टाइप का मिलता है, ब्लैक और स्किन कलर का हमें इंटीरियर इसके अंदर मिलता है। यहाँ पर स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग के ऊपर हमें मल्टीमीडिया कंट्रोल मिलते हैं, और नीचे की तरफ हम कॉल रिसीव या कट कर सकते हैं, और सेंटर में अंदर हमें यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिलता है। सामने की तरफ मीटर की बात करूँ तो हमें एनालॉग ही मीटर मिलता है। राइट साइड हमें यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है, और लेफ्ट साइड हमें RPM मीटर मिलता है। यहाँ पर जो स्टिक्स दी हुई हैं आप इससे सेंटर वाली इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। जो सेंटर में हमें MID दी हुई है वहाँ से हम इसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। जो ये दोनों हमें ब्लैक कलर की स्टिक्स दी हुई है यहाँ से हम इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर में बात करूँ तो हमें यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं मिलती, ये म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। नीचे की तरफ AC की बात करूँ तो हमें इसके अंदर मैनुअल ही AC मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं दिया हुआ। उसके ऊपर की तरफ बात करूँ तो हमें हैजार्ड लाइट का बटन भी मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करूँ तो हमें 2 12 वोल्ट के सॉकेट मिलते हैं इसके अंदर, और उसके साथ में हमें 2 यहाँ पर बोतल होल्डर भी दिए हुए हैं।
उसके साथ में हमें यहाँ पर 2 कप होल्डर भी दिए हुए हैं। और उसके पीछे की तरफ बात करूँ तो हमें इसके अंदर मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। उसके पीछे की तरफ बात करूँ तो कोई भी आर्म रेस्ट नहीं दिया हुआ और उसके साथ में हमें मैनुअल हैंड ब्रेक भी मिल जाती है। यहाँ पर पीछे की तरफ भी हमें 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर बात करूँ ग्लो बॉक्स की, तो ग्लो बॉक्स के अंदर भी हमें ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आईआरवीएम की बात करूँ तो यहाँ पर हमें आईआरवीएम दिया हुआ है और साथ में रूफ लाइट की बात करूँ तो हमें येलो कलर की ही इसके अंदर रूफ लाइट मिलती है। सनशेड की बात करूँ तो को ड्राइवर साइड हमें सनशेड में वैनिटी मिरर भी मिल जाता है और ड्राइवर साइड हमें टिकट होल्डर ही दिया हुआ है। यहाँ पर बात करूँ इसके अंदर हमें सबसे यूनिक चीज मिलती है ना, वो इसके एसी वेंट ही है। आगे जो एसी चलता है ना, उसकी हवा ये वाले वेंट यहाँ से लेकर जाते हैं और पीछे वाले वेंट से वहां पर छोड़ते हैं। यानी कि आप लोग को पीछे की तरफ नीचे की तरफ एसी वेंट नहीं मिलते, आप लोग को ऊपर की तरफ मिलते हैं। आप लोग यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हो और ये इस कार की सबसे यूनिक चीज है। सेकंड रो के अंदर अगर मैं बात करूँ हेडरेस्ट की, तो हेडरेस्ट हमें पीछे की तरफ 2 एडजस्टेबल मिलते हैं और साथ में अगर मैं मेरे नी रूम और हेडरूम की बात करूं तो नी रूम और हेडरूम भी आप लोग देख सकते हो, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। 6 फुट तक का आदमी भी आराम से इसके अंदर बैठ सकता है। तो अब मैं चलता हूं इस कार की थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो के अंदर आप लोग जा सकते हो ऐसे सीट को फोल्ड डाउन करके। अब मैं बात करूं यार अगर मैं लेग रूम की, तो यार ये बात तो देखो यार सीधी सी बात है, यहाँ पर मेनली 7 सीटर कार के अंदर पीछे की तरफ तो बच्चे ही बैठ सकते हैं, एडल्ट्स को तो दिक्कत आती ही है यार। आप लोग मेरा लेग रूम देख सकते हो, नी रूम मेरा इतना नहीं है, लेग मेरी फंस ही रही है इसके अंदर। तो यार मेनली मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग बच्चों को ही बिठाइए, कोई जैसी कंडीशन हो तो उसके अंदर आप लोग यहाँ पर एडल्ट को बिठा सकते हो। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पर हमें 2 इसके अंदर इस दोनों तरफ यहाँ पर हमें इसके अंदर कप होल्डर मिलते हैं। ऊपर की तरफ बात करूँ रूफ लाइट की, तो रूफ लाइट हमें सेकंड रो और थर्ड रो के लिए एक ही दी हुई है सेंटर में, जो कि येलो कलर की है। ग्रैब हैंडल की बात करूँ तो पीछे की तरफ भी हमें 2 ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं थर्ड रो वालों के लिए भी। सीट बेल्ट भी हमें पीछे की थर्ड रो वालों के लिए दी हुई है। और हेडरेस्ट की बात करूँ तो थर्ड रो वालों के लिए भी हमें एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बाकी मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पीछे जितना हो सके बच्चों को ही बिठाइए, एडल्ट को दिक्कत आने वाली है यार लॉन्ग रूट के अंदर। तो अब मैं बात कर लेता हूं इस कार की इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये कार उस टाइम पे डीजल और पेट्रोल दोनों के अंदर ही अवेलेबल होती थी। डीजल के अंदर हमें 2 टाइप के इंजन मिलते थे। एक मिलता था 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस कर देता था 89 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क। एक हमें इसके अंदर मिलता था 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस कर देता था 94 bhp की पावर और 225 Nm का टॉर्क। तो यार अब मैं बात करता हूं कि क्या आप लोग को सेकंड हैंड मार्केट में इस कार की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो यार, जो लोग सेकंड हैंड मार्केट में एक 7 सीटर कार की तलाश में हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि अगर आप लोग शोरूम से भी सर्विस करवाते हो ना, तो भी आप लोग की 2000 से 2500 के बीच में ही कॉस्ट आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ, वो भी अगर आप लोग शोरूम से करवाते हो तो। और उसके बाद बात करूं माइलेज की, तो हाईवे पर ये 24-25 के माइलेज दे देती है और साथ में अगर आप लोग इसको लोकल में चलाओगे तो आप लोग को 22 से 23 की माइलेज आराम से ये कार दे देने वाली है, जो कि बहुत अच्छी खासी माइलेज है। और यार अगर किसी को टैक्सी में यूज करनी है तो वो भी आराम से इस कार को यूज कर सकता है, क्योंकि जो टैक्सी वाले होते हैं उनको अच्छी खासी माइलेज चाहिए होती है, अच्छी खासी जो है रिलायबल कार चाहिए होती है। आप लोग को पता है मारुति सुजुकी कार हमेशा से ही रिलायबल रही है, तो आप लोग सेकंड हैंड मार्केट में इस कार की तरफ जा सकते हो। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आप लोगों को किसी और भी ओल्ड कार का ओनर रिव्यू चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम लोग उसका भी ओनर रिव्यू जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर लेकर आ जाएंगे।